हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट का आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जानेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई पेशेंट है और वो आता है आपके पास दर्द का कंप्लेन लेके, तो आप कैसे उसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले आप पेशेंट को जब डेंटल चेयर पे बिठाएंगे तो उसकी डेंटल और मेडिकल हिस्ट्री की अच्छे से जांच करेंगे। आपको ये देखना है कि पेशेंट कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहा है, पेशेंट प्रेग्नेंट तो नहीं है, लैक्टेटिंग तो नहीं है। ये सब करने के बाद आप एक उस दांत का एक्सरे लेंगे। एक्सरे में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टूथ में दर्द है, कौन सा टूथ इन्फेक्टेड है, और उसी एक्सरे से मालूम चलेगा कि इन्फेक्शन नस तक पहुंच गया है या नहीं। अगर इन्फेक्शन नस तक पहुंच गया है तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट आपको करना है। स्टेप नंबर 2, ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया यानी शून्य का इंजेक्शन देना ज़रूरी है, इससे पेशेंट को दर्द नहीं होगा। स्टेप नंबर 3, रबर डैम का इस्तेमाल करके आप दांत को आइसोलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास रबर डैम नहीं है तो दूसरे तरीके यूज़ करिए दांत को आइसोलेट करने के लिए। कॉटन पैलेट्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। रबर डैम यूज़ करना ज़्यादा रिकमेंडेड है क्योंकि उससे इन्फेक्शन दांतों के अंदर नहीं जाता है, और दांतों के अंदर जो इन्फेक्शन है वो दांतों के बाहर जाके मुंह में नहीं जाता है। स्टेप नंबर 4, एक्सिस ओपनिंग। एक्सिस ओपनिंग का मतलब होता है कि आप उस दांत को ड्रिल कर देते हैं, एक होल बना देते हैं एंट्री करने के लिए पल्प के अंदर। एक्सिस ओपनिंग के बारे में आपको अगर जानकारी चाहिए तो आप हमारा पूरा कोर्स जो कि एंडोडोंटिक्स का है वो आप एनरोल करके पढ़ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सिस ओपनिंग करने के बाद आपको क्या करना है। स्टेप नंबर 5, जब आप एक्सिस ओपनिंग कर चुके हैं यानी आप पल्प तक पहुंच चुके हैं तो उसके बाद आपको पल्प को हटाना है। पल्प को हटाने के लिए हम लोग स्पेशल फाइल्स, डेंटल फाइल्स का यूज़ करते हैं, बार ब्रोचेस का यूज़ कर सकते हैं, और पल्प निकालने के बाद हम क्लीनिंग और शेपिंग स्टार्ट करेंगे। स्टेप नंबर 6, कैनाल को क्लीन करने के लिए हम अलग अलग तरह के दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। एक आपका है नॉर्मल सलाइन, एक आपका है सोडियम हाइपोक्लोराइड, इसके अलावा क्लोरहेक्सिडीन भी होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी होता है। ये बात का बहुत ज़्यादा ध्यान दें कि अगर आप इनमें से कोई भी दवा यूज़ कर रहे हैं नॉर्मल सलाइन को छोड़ के, चाहे आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ कर रहे हो, ये सब में से कोई भी चीज़ पेशेंट के किसी भी ओरल टिश्यूज़ में नहीं छूनी चाहिए। अगर वो छू जाएगा तो पेशेंट के मुंह को नुकसान हो सकता है। खासकर सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये बहुत ही ध्यान से आपको इस्तेमाल करना है। इसका कॉन्सेंट्रेशन 2.5 to 5% के बीच में ही होना चाहिए, और बहुत ही एहतियात के साथ इसको इस्तेमाल करें। सिर्फ 1 से 2 बूंद ही कैनाल में डालें, और ये किसी भी दांत या टिश्यूज़ को टच नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये उस एरिया को पिघला सकता है, बहुत ज़्यादा घाव कर सकता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ करने के बाद आपको इरिगेशन करना है नॉर्मल सलाइन से। हर फाइल चेंज करने के बाद आपको ऑल्टरनेटिवली इन दोनों दवाइयों का इस्तेमाल करना है। EDTA आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आपकी कैनाल कैल्सिफाइड हो, तो आपको लुब्रिकेशन के लिए ज़्यादा हेल्प मिलेगी। EDTA एक लुब्रिकेंट होता है, चिलेटिंग एजेंट होता है। इससे आपकी कैनाल्स की जो कैल्सिफिकेशन होती हैं वो खुल जाएंगी, यानी कि कैनाल में आपको अच्छे से एंट्री मिल जाएगी। ध्यान दें, ओवर इंस्ट्रूमेंटेशन कभी ना करें। 6 नंबर की फ़ाइल, 8 नंबर की फ़ाइल अगर एपेक्स से थोड़ी सी बाहर चली गई है तो इतनी दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी कोई भी फ़ाइल एपेक्स के बाहर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो पेशेंट को बहुत दर्द होगा, बहुत इन्फ्लेमेशन होगा, और वो दवा से भी जल्दी ठीक नहीं होगा। इसलिए ओवर इंस्ट्रूमेंटेशन यानी कि आपकी फाइल्स आपके रूट के एपेक्स के बाहर नहीं जानी चाहिए। अब आपने जब सफाई कर दी है तो स्टेप नंबर 7 आता है, जिसमें कि आपको रूट कैनाल की लंबाई का पता करना है, जिसको हम लोग कहते हैं वर्किंग लेंथ। इसके लिए आप एपेक्स लोकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप एक्सरे का भी इस्तेमाल करके चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको रूट कैनाल की शेपिंग करनी है, यानी कि उसको ऐसा शेप देना है ताकि आपका जो मटेरियल है, ऑब्चुलेटिंग मटेरियल यानी गट्टा पर्चा जो हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे, वो ऐसा शेप का बन जाए कि उसमें अच्छे से मटेरियल फिल हो जाए, अच्छे से सील बन जाए। तो शेपिंग करने के लिए
2 टेक्निक्स होती हैं, स्टेप बैक, क्राउन डाउन, मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक होती है। इसमें आपको क्या करना होता है, स्टेप बैक में बेसिकली आपको फाइल की साइजेस बढ़ाती जानी है और जहाँ पे आपको टक बैक मिले वो आपकी मास्टर फाइल हो जाएगी। जिस नंबर की मास्टर फाइल है वो आप नोट डाउन कर लीजिए, जितना आपका वर्किंग लेंथ है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। अब आता है स्टेप नंबर 8 यानी कि ऑब्चुरेशन। गट्टा पर्चा आप लेंगे उसी नंबर का जिस नंबर की आपकी मास्टर अपाइकल फाइल थी और जिस लेंथ तक आपको जाना है वो उस पर मार्क करके एक रूट कैनाल सीलर लीजिए, उसको मिक्स करिए, अपने गट्टा पर्चा को उसमें लपेटिए और कैनाल में डाल दीजिए। फिर इसके बाद आपको छोटी छोटी एसेसरी गट्टा पर्चा कोन भी डालनी है। आपको स्प्रेडर की मदद से जगह बना के उसमें ये गट्टा पर्चा की कोन्स डालनी है। जब पूरा भर जाएगा कैनाल, उसके बाद आपको गट्टा पर्चा को ऊपर से कट कर देना है और स्टेप नंबर 9 यानी कि टेम्पररी फिलिंग करना है। टेम्पररी फिलिंग करने के बाद आप पेशेंट को नेक्स्ट अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। कुछ दिन इवैल्यूएट करने के बाद आप उस पर फाइनल रेस्टोरेशन कर देंगे। अगर कॉम्पोजिट से ही काम चल जाएगा तो कॉम्पोजिट फिलिंग कर दीजिए। अगर क्राउन की ज़रूरत है पेशेंट को तो फिर उसका क्राउन प्रिपरेशन करके इम्प्रेशन लेके क्राउन बनने को दे दीजिए। ध्यान दें, फॉलो अप बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसमें हम हीलिंग प्रोसेस को मॉनिटर करते हैं। 1 हफ्ता फॉलो अप करिए रूट कैनाल के बाद क्राउन देने से पहले, ताकि आप पता लगा सकें कि आपका रूट कैनाल ठीक से हुआ है या नहीं। ध्यान रखें, रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेंटल प्रोसीजर है। पहले डमी पे प्रैक्टिस करें, उसके बाद पेशेंट पे। इससे पहले कि आप प्रैक्टिस करें आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे ये किया जाता है। मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको इसमें बताया है। फुल जानकारी लेके ही पेशेंट पे आप ये काम करें या किसी एक्सपीरियंस डेंटिस्ट या एंडोडोंटिस्ट का सुपरविजन में प्रैक्टिस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।